आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार। अपना आज का टॉपिक है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में सरकार किसे कहते हैं, सरकार का क्या काम है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रत्येक राज्य, देश या प्रदेश उसका निश्चित भूभाग होता है, उसमें बसने वाली जो जनसंख्या होती है उनके हितार्थ मतलब व्यक्तियों की सेवा करने के लिए कानून बनाना, उन कानूनों का निष्पादन करना और उन कानूनों की पालना नहीं करने वालों को उचित दंड देना, ये कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। या फिर हम समझें तो राज्य भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त संस्था है, उसको मूर्त रूप जो देती है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। सरकार के द्वारा राज्य की जितनी भी सामूहिक इच्छाएं होती है उनको निर्धारित किया जाता है, उनको अभिव्यक्त किया जाता है। तो सरकार यहाँ पे सामूहिक इच्छाओं को, राज्य के व्यक्तियों की सामूहिक इच्छाओं को निर्धारित और अभिव्यक्त करती है, राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देती है। ये काम होता है सरकार का। अब सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 है न्यायपालिका। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को हमारे भारतीय संविधान में 2 स्तर में बांटा गया, एक है संघीय व्यवस्थापिका और एक है राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका को नाम दिया गया है संसद। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को ही नाम दिया गया है संसद। इस संसद के 3 अंग होते हैं, नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 में ये साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों सदनों के नाम इस प्रकार होंगे, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। अतः लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनका संयुक्त नाम ही संसद। अब संसद के कार्य मतलब सरकार के इन 3 अंगों में इन तीनों के अलग अलग कार्य। पहला व्यवस्थापिका या इसको विधायिका या संसद भी कहा जाता है, इसका कार्य है कानून का निर्माण। व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती है, उसके बाद कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका का कार्य है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं और कार्यपालिका द्वारा जिस प्रकार से उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है उसको जांचना, उसका मूल्यांकन करना कि वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। मतलब न्यायपालिका संविधान का संरक्षक भी कहलाती है। संविधान का संरक्षक है न्यायपालिका। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। व्यवस्थापिका में मूल काम इन तीनों का होता है। संघीय व्यवस्थापिका ही संसद होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा पहला सदन है संसद का, जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है। ये लोकप्रिय सदन भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? कारण कि इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन बोले तो इनका डायरेक्ट वोटिंग होती है, जिसमें सामान्य लोग सभी सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में सबसे पहले इसकी रचना या गठन। लोकसभा का गठन कैसे होता है? लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा इनका इलेक्शन होता है, जिसमें सदस्य संख्या मूल संविधान में हमारे लोकसभा की सदस्य संख्या 500 तय की गई थी। समय के अनुसार धीरे धीरे इसमें वृद्धि की गई। 1987 को गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1987 में इसकी संख्या को अधिकतम 552 निश्चित कर दिया गया। 552, अधिकतम 552। कब किया गया? 1987। 552 सदस्य संख्या निश्चित की गई। वर्तमान में 545 सदस्य, कितने हैं? 545। वापस रिपीट कर देता हूँ, मूल संविधान में संख्या थी 500, फिर समय के अकॉर्डिंग वृद्धि की गई। 1987 में संख्या तय कर दी अधिकतम 552। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या 545। जो ये 7 है, ये 7 पीओके के लिए अधिकृत है। पाक अधिकृत जो कश्मीर है
उसके लिए 7 संख्या उसके लिए रखी गई है। वर्तमान में 545 लोकसभा सदस्य। अब इन सदस्यों का ये सदस्य कहाँ से चुने गए हैं, कैसे आते हैं? इसमें से 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से, 530 सदस्य टोटल। ये 552 में 530 सदस्य जो है वो राज्य निर्वाचन क्षेत्र से, और 20 जो सदस्य होते हैं वो संघीय क्षेत्रों से। 550 हो गए, पीछे बचे दो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन जो होता है उसको लोकसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया जाता है। तो एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन में माता या पिता में से एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए और एक विदेशी, उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। वैसे 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में। इस प्रकार से इनका सदस्य संख्या इस प्रकार से आती है। निर्वाचन अभी आपको पहले बात कर ही चुका है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वयस्क मताधिकार क्या होता है? भारत में 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है, उसको ही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसके बाद में है इनकी योग्यता। सबसे पहली बात, वो भारत का नागरिक हो, पहली चीज। दूसरी और अनिवार्य चीज, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, 25 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरा, वो किसी भी लाभ के पद पे न हो, न तो राज्य के सरकार के और न केंद्र सरकार के लाभ के पद पे होना चाहिए। और चौथा, वो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या पागल हुआ नहीं होना चाहिए। इन बातों का ये शर्त है। पहली शर्त, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। तीसरा, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और चौथा, न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अधिवेशन। अधिवेशन, लोकसभा का अधिवेशन साल में 2 बार अनिवार्य रूप से बुलाया जाता है। लोकसभा के अधिवेशन को बुलाना और उसको स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। दोनों के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं, उनके द्वारा स्थगित किए जाते हैं। शर्त यह है कि साल में 2 बार, मतलब 6 महीने में 1 बार उनकी बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पदाधिकारी। पदाधिकारी लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। क्लियर? नेक्स्ट, राज्यसभा की बात करें। इसकी रचना और गठन में ये जो सदस्य 552 थे, उस प्रकार राज्यसभा में जो सदस्य संख्या होती है वो होती है 250। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं अधिकतम। ये जो भी लिख रहा हूं मैं अधिकतम, इससे अधिक नहीं हो सकते। 250 और वर्तमान में है 245। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से होती है। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। शर्त यह है कि इसमें जो आयु है वो 25 वर्ष है, इसमें जो आयु है वो 30 वर्ष है। 30 वर्ष या इससे अधिक का व्यक्ति ही राज्यसभा सदस्य चुना जा सकता है। ये अनुभवी लोगों का सदन है। इसमें जिस प्रकार से इसमें था कि 25 वर्ष होना जरूरी है, इसमें 30 वर्ष होना अनिवार्य है। बाकी लोकसभा की जो सदस्यता के लिए योग्यता है वो की वो सारी योग्यता है राज्यसभा सदस्य के लिए भी होनी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे 25 वर्ष है, यहाँ पे आयु मिनिमम जो है वो 30 वर्ष। ये नेक्स्ट, अब ये 245 सदस्य आते हैं निर्वाचित। इनका कैसे सिलेक्शन होता है? इसमें 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
पीछे बचे 233, ये राज्य की विधानसभाओं से। दो 233 सदस्य राज्य की विधानसभाओं से आते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब ये जो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये वो लोग हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और अब एक खेल और जोड़ दिया जिसमें उनका विशिष्ट योगदान हो या अतुल्य ज्ञान हो, उन लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। समझना यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन होने चाहिए, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और खेल जगत में अतुल्य योगदान देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनकी योग्यता और इनकी योग्यता में फर्क मैंने आपको बता ही दिया है। केवल लोकसभा सदस्य वाली सारी योग्यता इसमें भी चाहिए, उम्र 30 वर्ष चाहिए। उसके बाद अधिवेशन सेम वही है, राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है, साल में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है। राज्यसभा के भी पदाधिकारी, एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। अब जो सभापति होता है राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये संवैधानिक क्लियर है। एक चीज और इसमें जो कंपेयर करने योग्य है, इनका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का, वो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक निश्चित सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। इनका सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ना कि राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता।